नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजाइनर दमू न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। मध्य प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में आयुष मेले का हुआ आयोजन। दमोह जिला मुख्यालय पर मुख्य आयोजन और विकास खंडों में भी आयुष मेले का हुआ आयोजन। सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम चंद लोधी ने किया आयुष मेले का दमोह में शुभारंभ। दमोह विधायक अजय टंडन ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण और वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने किया शिविर का अवलोकन। जवेरा विधानसभा के ग्राम सड़क हरदुआ के ग्राम बंदरकोला में पड़ादेव की मूर्ति की हुई स्थापना। विनोद राय ने किया सभी का सम्मान, दी शुभकामनाएं। हिजाब के बाद अब तिलक मामला ने पकड़ा तूल। मुस्लिम भाई ने लगाया था हिंदू भाई को तिलक। मुस्लिम भाइयों ने किया अपने ही भाई का बहिष्कार। शिकायत पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया पहुंचे दमोह। पत्रकारों के प्रश्नों के दिए गोलमोल जवाब। लाडली बहना योजना को बताया ढकोसला। कहा शिवराज को 19 वर्ष बाद याद बहनों की। विक्रांत भूरिया ने कहा कि हिजाब और धर्मांतरण का मुद्दा है भाजपा का, कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस नेता नौशाद खान के मामले में विक्रांत भूरिया का बयान। कहा कि कांग्रेस से नहीं भाजपा से है संबंध। विक्रांत भूरिया के मामले में बयान पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम चंद लोधी का पलटवार। कहा कांग्रेस की कथनियों करने में अंतर। लाडली बहना योजना को बेहतर योजना बताया महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शिखा जैन ने। विश्व पर्यावरण दिवस पर विविध आयोजन। जेल में भी हुआ आयोजन, पौधों का वितरण, गोष्ठी भी। जिला अस्पताल परिसर में भी हुआ पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प और संदेश। गायत्री परिवार का भी वृक्षारोपण, संकल्प और संदेश। नमस्कार और समाचार सुनते हैं विस्तार से। आयुष मेले का पूरे प्रदेश भर में आयोजन किया गया। विकास खंड स्तर पर इस मेले का आयोजन किया गया। उद्देश्य पवित्र है, आम जन तक आयुर्वेद की बात पहुंचे। स्वास्थ्य और पर्यावरण एक साथ, पर्यावरण भी स्वस्थ रहे और मनुष्य भी स्वस्थ रहे, ऐसा ही पवित्र उद्देश्य है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर लगातार विविध प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर यानी आयुष मेले का आयोजन किया गया और जिसमें जहां पर्यावरण की जानकारी दी गई, योग की जानकारी दी गई, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ। आप निरोग कैसे रहें इसकी जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी आयोजन हुआ और प्रत्येक विकास खंड में भी आयोजन हुआ। दमोह जिला मुख्यालय पर आयोजित आयुष मेले का शुभारंभ किया दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज और भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम चंद लोधी ने। और उनके साथ उपस्थित थे मंच पर अनेक नेता, जिन सब ने
कार्यक्रम का किया शुभारंभ। आयोजन स्थल पर लेके चलते हैं और देखते हैं भगवान धन्वंतरी का हो रहा है पूजन अर्चन आराधना और फिर हुआ है शिविर का शुभारंभ। ध्यान डॉक्टर प्रियंका तारण जी को बड़े सम्मान से आवाज दूंगा मैं माध्यम से ये स्वागत है वंदन। और हमारे बीच में एक और अब अवसर होगा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तो डॉक्टर ब्रजेश कुलपाली आइए आए जी। आप विद्यार्थी परिषद से लगातार कार्य करते हुए अच्छे अधिवक्ता हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले का दायित्व निभा रहे हैं। हमारे बीच में एक अच्छे हृदय वाले और लगातार मुस्कुराने वाले लगातार मार्गदर्शन होने वाले रोगों से बचाव के लिए आयुष विभाग तत्पर प्रतिदिन कुछ न कुछ योजनाएं ला रहा है कि हमारे देशवासी प्रदेशवासी शहरवासी स्वस्थ रह सके। जीवन में क्या बदलाव करें कि हम कम से कम बीमार हों और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके लिए भारत सरकार ने 21 जून को होने वाले विश्व योगा दिवस की तैयारियों के भी निर्देश दिए हैं। पूरे मध्य प्रदेश समूचे भारत में 21 जून को आप सबको विदित होगा विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका संचालन और दिशा निर्देश हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उनके दिशा निर्देशन पे ये पूरे भारत नहीं आ रही है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूँ। आप चाहे पाषाण काल से देखें या सनातन काल से देखें, आयुर्वेद का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये आज हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि हमने आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार और हमें संस्कृति के माध्यम से देना चाहिए था। आज हम आयुर्वेदिक की जगह एलोपैथिक की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, ये जानकारी देना बहुत जरूरी था। इसलिए आज आयुर्वेदिक की जो आप कहते हैं ना कि कुछ लोग मानते नहीं है या कम रुचि है उसका कारण भी यही है, क्योंकि एलोपैथिक से तुरंत तो हमें का इलाज हो जाता है, लेकिन जब हम दीर्घकालीन देखते हैं कि इसका क्या हमारे ऊपर शरीर पर अफेक्ट हो रहा है वो नहीं जानते हैं। ऐसी बहुत सी स्थितियाँ हैं। कहा गया है कि निरोगी काया सूत्र जो है हमारा निरोगी काया प्रथम होना चाहिए, और उसको हम मानते नहीं है क्योंकि हमें बहुत जल्दी उसकी रिकवरी चाहिए, बहुत जल्दी हमें उसको ठीक करना है, तो एलोपैथी की तरफ बढ़ जाते हैं। किंतु हम पुराने ज़माने से मैं अपनी बताऊँ, मैं अपने फादर और ग्रैंड फादर के ज़माने से देखा हूँ कि उन्होंने शायद ही कभी मेरे जीवन में जब वो मैंने देखा कि 95 वर्ष की आयु तक थे, मैंने कभी नहीं देखा उनको एलोपैथिक दवाई लेते हुए। इवन मैंने कई बार देखा है कि वो खुद कुछ दवाइयों खुद घर पे बना लेते थे, कुछ इस प्रकार की चीज़ें मंगवा कर, या हमारे घर में जो मसाले हैं, क्योंकि मसाले हैं वो निश्चित रूप से आपको भी मालूम है कि आयुर्वेदिक की एक दवाई है, उनके जरिए वो दवाई बनाते थे। मुझे भी खिलाई है, मेरे बच्चों को भी खिलाई है। तो हम लोग, लेकिन हमारी संस्कृति है कि हम अतिथियों का परिचय मंच से तो जरूर कराते हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की ऊर्जावान जिला अध्यक्ष दीपक सिंह लोधी हैं। आप विद्यार्थी परिषद से लगातार कार्य करते हुए अच्छे अधिवक्ता हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले का दायित्व निभा रहे हैं। हमारे बीच में एक अच्छे हृदय वाले और लगातार मुस्कुराने वाले लगातार मार्गदर्शन करने वाले हमारे लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद के प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। लगातार आप देख रहे होंगे जो अभी बहुत सारे कार्य ऐसे हो रहे हैं जो जन के हित के हैं। लगातार मॉनिटरिंग करना, लगातार कार्य करना आपका मतलब उद्देश्य है। पूरे देश भर में ये अपने कैंपों के माध्यम से लोगों में जन जागरण करना है, लोगों को आयुष के प्रति रुझान बढ़ाने का काम करना है। और इसके माध्यम से जो आयुर्वेद और आयुष विभाग की दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, निश्चित ही वो लोग
आयुष विभाग के अलावा एलोपैथी या होम्योपैथी की तरफ बहुत कमी जाते हैं, लेकिन जिनको इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होता है, जिनको पता होता है कि आयुर्वेद का क्या लाभ है, आयुर्वेद का उपयोग करने से हमें किन प्रकार के लाभ होते हैं, तो निश्चित ही वो एलोपैथी और होम्योपैथी की तरफ जाने को बड़ी दूसरी स्थिति में सोचता है कि जब यहाँ उसको लगता है कि बिल्कुल निराशा ही है, तब वो जाकर के कहीं दूसरे तरफ कदम बढ़ाता है। लेकिन जब से इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो भारतीय परंपरा जिस मदद करने के लिए हमारे बीच में आए हुए हमारे तत्व के लिए आए हुए मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक सहायक और सभी अतिथियों को हम ये पौधों के माध्यम से सम्मानित करेंगे और भी पौधे जो हमारे बाहर रखे हुए उन सब पौधों को लेकर सेवन करते हैं, हम भोजन का सेवन करते हैं, हम अपने तरीके से कार्य करते हैं, तो हमारे शरीर स्वस्थ होता है। और जब हम योग की तरफ जाते हैं, प्राणायाम की तरफ जाते हैं, तो हमारा मन स्वस्थ होता है और वो उसको हम स्वास्थ्य लाभ दें और इस प्रकार की सेवाएं देने का हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण की भी हम चिंता करते हैं, स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं, प्राणियों की भी चिंता करते हैं, तो मनुष्य की भी चिंता करते हैं। यही तो है आयुष, यही तो है आयुर्वेद। हमारा है आपने आयुर्वेदिक कैंप का जायजा लिया है, किस तरह से ये कैंप आयोजित किया गया, क्या कुछ व्यवस्था रही? ये कल मुझे जानकारी दी गई थी कि यहाँ ये कैंप लगा रहे हैं आयुर्वेदिक वाले। हमने इन्हें प्रॉमिस किया था कि भले ही मैं किसी भी समय लेके ना आऊँगा, ये हमारे इंटरेस्ट का भी विषय है। हमारे पास भी लोग वाग आते रहते हैं तरह तरह की बीमारियों, लेकिन यहाँ के अच्छा लगा कि मुफ्त में उनका टेस्ट हो रहा है, दवाई भी उनको मुफ्त में दी जा रही है और ये एक अच्छा कार्य है। हम तो ये चाहेंगे कि मेरे माध्यम से जिनको मेरी बात की ये जानकारी जा रही है वह यहाँ पर आएँ, अपना टेस्ट कराएं। और यहाँ पे इन्होंने ये और बताया कि कौन सी चीज़ खाने से क्या लाभ है। कहने का मतलब ये है बहुत बढ़िया कैंप। ये आयुष विभाग का कैंप अटेंड किया है, कैसा क्या अनुभव रहा है, कैसी क्या स्थिति है वर्तमान? आयुष विभाग का कैंप मैंने अटेंड किया। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा महसूस हुआ कि जो हमें अपनी पुरातन भारतीय संस्कृति की तरफ जाना चाहिए, उसका यहाँ आकर मुझे अनुभव हुआ। जैसा कि यहाँ पर मैंने देखा भी कि अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया, जो दवाइयों के पौधे वितरित किए गए, तुलसी के, आंवले के और उसमें वो एक दो प्रकार की और जो देशी दवाइयाँ हैं उनके पौधे वितरित किए गए। और साथ ही यहाँ पर जैसे जो मरीज आ रहे हैं उनकी शुगर की, बीपी की, थायराइड की निःशुल्क जांच की जा रही है और उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है। आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति में पुराने समय में जब लोग ये आयुर्वेदिक लिया करते थे तब वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। और आजकल अगर हम अपनी बॉडी देखें तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है, जलवायु परिवर्तन थोड़ा सा होता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। और उसके लिए हम सर्दी खांसी की जो हाई डोज दवाइयाँ लेते हैं वो हमारे शरीर को अंदर से पूरी तरह विकलांग कर देती है। और इसका कारण, इसका परिणाम अभी हमें बहुत बार कई भयंकर बीमारियों को देखकर रोकने के लिए मिल चुका है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सभी को आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए और ये आयुष विभाग द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत अच्छा कदम है। मैं इसके लिए
आयुष विभाग की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये पौधे जो है ना वो दवाओं के काम आते हैं। ये पौधे हिजाब के बाद तिलक के मामले ने तूल पकड़ दिया है। जी हाँ, सच सुना आपने। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की बात है ये। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा से आकर एक व्यक्ति ने अपने परिवार सहित आकर यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उसका कहना है कि उसने तिलक लगा दिया था और जिसके चलते समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया है। अब उसको परेशान किया जाता है। इस्लाम धर्म का मानने वाला ये व्यक्ति अपने परिवार सहित पहुंचा हुआ है पुलिस अधीक्षक कार्यालय। वह आरोप लगा रहा है कि उसने अपने ही एक हिंदू भाई को गुलाल लगा दी थी और इसी बात से गुस्साए हुए समाज के लोगों ने उसको बंद कर दिया है समाज से। हमें समाज से बंद कर दिया गया है। हमारे शौहर ने टीका लगाया था हिंदू समाज के आदमी को, तो उस वजह से हम लोगों को बंद कर दिया गया है। हम लोगों को कहीं आने न जाने नहीं देते हैं और हम लोग को समाज से मिल के नहीं रहने दे रहे हैं। हमारे शौहर को दबाया जाता है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। कहीं आने जाने से मना कर दिया। हम लोगों को कहीं जाना पड़ता है, अगर हम लोग कहीं जाना चाहते तो नहीं जाना देते। कौन लोग हैं वो? ये हैं शौकत हैं और एक हैं कलील दनी बट्टा। उन लोग मना करते हैं सब जगह शादी आदि में जाने, किसी के भी कार्यक्रम में जाने को मना करते हैं। कब से बहिष्कार किया है? ये साल 2 साल हुए जा रहे हैं। क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं हम कि हमें समाज में मिल के रहने कार्रवाई चाहते हैं कि खिलाफ। मामला ये है कि हमारे मोहल्ले में एक हिंदू भाई रहते हैं, उनको हमने गुलाल लगा दी थी कार्यक्रम में। जब से समाज के जो मुखिया हैं उनने हमें समाज से बहिष्कार कर दिया और हमारे घर में मट्टी हो गई। हमारी दादी का इंतकाल हो गया, जिसमें हमने खाना बनवाया और दावत दी उन लोगों को तीजा में, मगर वो लोग खाना खाने नहीं आए। तकरीबन 10,000 से ऊपर का खाना फेंका और जो लोग आना चाहते थे उनको भी उन्होंने आने नहीं दिया और बोल दिया जो इनके दर जाएगा उसको भी समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। और तकरीबन जो लोग वहाँ हैं जो चाहते भी हमारे यहाँ आना, वो उनको आने नहीं देते। कोई भी शादी ब्याह कार्यक्रम होता है तो वो लोग कह देते हैं कि इसको दावत नहीं दी जाएगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कहीं आने जाने नहीं मिलता कोई समारोह में। और ये लोग काफ़ी समय से हमको परेशान कर रहे हैं, इसीलिए हम एसपी ऑफिस आए हैं कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और एसपी साहब जो है सख्त कार्रवाई करें। कब से बहिष्कार किया है? तकरीबन 1 साल हो गया है। किस वजह से किया है? वो बहिष्कार करने की वजह ये है कि हमारे मोहल्ले में जो एक नामदेव जी रहते हैं उनको हमने गुलाल लगा दी थी चुनाव के समय पे, पार्षद का चुनाव जो जीते थे वो, तो उस वजह से ये लोग हमारे ऊपर छिड़े हुए हैं और इन्होंने हमारी ज़मीन पर भी कब्जा किया था, जिस पे हमने हमारी निजी ज़मीन पर जो करना चाहते थे हमने इनको करने नहीं दिया। तो ये लोग बहुत काफ़ी समय से हमको परेशान कर रहे हैं। ये उनका परिवार बड़ा है इसलिए वो नाजायज़ दबाते। हमारा परिवार छोटा है, हम 1-2 घर के लोग हैं, ये बहुत दिन से परेशान करके रखे। किन लोगों ने किया है? ये शौकत अली हैं, उनके पिता का नाम शेर अली है, और एक कलीम सा और दन्नू बट्टा है। ये बाहरी हैं मगर ये इनका दबदबा चलता है वहाँ, इनका परिवार बड़ा है, ये थोड़ी पैसे वाले भी हैं इसलिए ये अपनी मनमानी करते हैं। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं हम। किस तरह की? कार्रवाई चाहते हैं कि ये इनको कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए ताकि ऐसा ना हो, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रह सकें, गाँव में रहते हैं। से आवेदन आया है, आरिफ साहब अंदर लेके आया था। वो एक जाति विशेष के लोगों पर आरोप लगा रहा है कि हमें समाज से बहिष्कृत किया गया है। आरिफ साहब द्वारा इस संबंध में कार्यालय में आवेदन दिया है, जिसकी जांच कराई जाएगी। उनका आपसी सामाजिक मामला है, इसकी जांच कराई जाएगी। आगे जांच में जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जवेरा विधानसभा का ग्राम सड़क हरदुआ
ग्राम पंचायत छोड़ा खरदुआ का ग्राम बंदरकोला, जहां हुआ बड़ा देव की मूर्ति की स्थापना। आयोजन था आदिवासी समाज का। जवेरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। जवेरा जनपद के अध्यक्ष के प्रतिनिधि विनोद राय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, वो पहुंचे आयोजन में। उन्होंने जहां पूजन किया, अर्चन किया, तो वहीं आदिवासी समाज के जो बुजुर्ग हैं, सम्मानीय हैं, उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया। आयोजन के संबंध में उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। क्या तो कि विनोद राय लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वह प्रत्येक समाज में जाते हैं और उनके द्वारा लगातार प्रत्येक व्यक्ति को सहायता पहुंचाने का कार्य चलता है, जो भी उनके पास जानकारी पहुंचती है या सहायता मांगने जाते हैं। चाहे वह अंत्येष्टि का मामला हो और चाहे मामला हो अस्थि विसर्जन का, सभी जगह विनोद राय निःशुल्क रूप से सहायता देते हैं। वो भी अभी से नहीं, पिछले 5 वर्षों से आयोजन स्थल पर पहुंचे हुए बड़ा देव के कार्यक्रम में। देव जी की स्थापना हुई है। दूसरा, आज हमारे यहाँ ग्राम बंदरकोला में भी प्रकृति शक्ति बड़ा देव जी का यहाँ स्थापना हुई। और अभी हमारे डेलन खेड़ा पंचायत में ग्राम गिदरा में भी वहाँ भी आयोजन है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, चूँकि यहाँ सभी वर्गों से उपस्थित हैं, बहुत सारे लोगों को गांव की समिति को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने छोटे गांव में आप लोगों ने इतना विशाल कार्यक्रम बड़े देव की स्थापना करके इतिहास रच दिया। इसके लिए आपको लोगों को बहुत हमारे सम्मानीय जनपद अध्यक्ष द्वारा हमारे समाज के लिए सबकी निकाल मध्य प्रदेश से युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया दमोह पहुंचे। उन्होंने विविध कार्यक्रमों में सहभागिता की। स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा, विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगाए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए, परंतु गोलमोल अनेक प्रश्नों में वह घिरती नजर आए। अपने लाडली बहना योजना के बारे में ये बताया कि अचानक याद आ गई 19 वर्षों में। आपने भी अभी बोला कि 1000 की जगह हम 1500 रुपये देंगे। योजना सही है, गलत है?
ये कमलनाथ जी का वादा है और कमलनाथ जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और अभी चुनाव के पहले हमने ये गारंटी दी है कि हम लोग ये करेंगे और दावे से करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी ने जब किसान कर्ज माफ़ी का बोला था 26 लाख से ज़्यादा आज तक कभी किसान कर्ज माफ़ी नहीं हुई है पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में। आप उठाकर देख लीजिए, वो कर्ज माफ़ी कर दिखाई। और अगर सरकार नहीं गिरती, जो जिस तरह से इन्होंने विधायकों को सरकार गिराई, तो सबकी कर्ज माफ़ी हो चुकी होती। तो ये हमारी जवाबदारी है, गारंटी से हम बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हर बहना को 1500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा और 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। इससे दो फायदे हैं कि बहना भी खुश होगी और जीजा जी भी खुश होंगे, तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। जो सिलेंडर की बात आई आपने किया था कि 10 दिन में हम कर्ज माफ करेंगे, 1.25 साल में हम 43,000 तक पहुंच पाए थे, तो 5 साल में क्या 2 लाख तक के कर्ज? देखिए, सरकार जब बनती है 5 साल के लिए बनती है, और अगर 5 साल अगर ये नहीं करा होता तो निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल जायज हो सकता था। 50% की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, 100% गारंटी की बात कर रहे हैं और ये हम कर दिखाएंगे। आप जब सरकार आएगी। राहुल गांधी ने 10 दिन का बोला था और 10 दिन की जगह आपने इतना समझ लिया। ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया पहले दिन ही ये कैबिनेट में पास हो गया था। और अगर 26 लाख किसानों का नहीं होता तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते थे कि बिल्कुल नहीं। खुद बीजेपी के विधायक और मंत्री ने ये विधानसभा में ये स्वीकार करा है कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और जो 1,500 की हम बात कर रहे हैं, 1500 रुपये हर महीने माफ करने की, आप सरकार पत्रकार साथी भी इस चीज में मदद करें, पूरी ताकत से सरकार बनवाएं और जो हमारी जवाबदारी वो हम पूरा करेंगे। तनखा जी ने वो कहना पड़ा कि कमलनाथ जी होंगे सीएम के चेहरे का, पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है सीएम के चेहरे का। देखिए, पहले ये सवाल बीजेपी ने प्लान करा था कि कमलनाथ जी सीएम का चेहरा नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि वही सीएम का चेहरा है, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जो 1.5 साल का उनका कार्यकाल था जबरदस्त रहा। चाहे बिजली, सस्ती बिजली मिलना हो, चाहे अनाज मिलना हो, किसी के मौत मरण पर अनाज 50 किलो 1 कुंटल तक का अनाज मिलना हो, चाहे गौशालाएं आपके गांव गांव गौशाला खुलना हो, तो ऐसा जो कार्यकाल था कभी नहीं रहा। पूरी ताकत से जनता आज इस चीज को स्वीकार करती है और निश्चित तौर पर हमारे सीएम का एक ही चेहरा है, वो कमलनाथ जी हैं। और दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जिस तरह से पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं, अपने आप में बीजेपी के होश उड़ गए हैं और हम लोग पूरी ताकत से उनको युवा साथी उनके साथ खड़े हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन बीजेपी ने क्रांत किया? निश्चित तौर पर ये सवाल उठता ही नहीं कि सीएम का उम्मीदवार कौन था। सीएम का उम्मीदवार कमलनाथ जी थे और ये हमारी कार्यकर्ताओं की भी भावना है और जनता की भी भावना है। वो कांग्रेस पिछले कुछ समय से जो गति विपक्ष में होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही, तो क्या 12 तारीख के बाद निरंतर सक्रिय रहेगी, प्रशांत हो जाएगा? हमारे खुद जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं कि पार्टी के लिए जेल जाना पड़ा तो जेल जाने के लिए तैयार है। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार संघर्ष अगर हम रोड पर कोई कर रहा है तो युवा कांग्रेस के साथी कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि हम लोग पूरी ताकत से जमीन पर लड़ रहे हैं और 12 तारीख के बाद जैसे ही ये बिगुल बजेगा आपको जबरदस्त जमीन पर हमारी लड़ाई भी दिखेगी। और जो हमारा काम गोपनीय काम चल रहा है, क्योंकि कई काम होते हैं जो सबके सामने नहीं होते हैं, जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का, हर बूथ पर 5 युवाओं को जुड़ने का जो हमने टारगेट रखा है, इसका असर आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति सिद्धांत थे, चाहे वो संगठन मंत्री की हो, चाहे पन्ना पेज प्रभारी की हो, वही और जो आपने अभी बात वही की वही चल रही ना। अभी हमारे आज के प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा 12 तारीख की जो 12 जून को हमारी नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रियंका गांधी जी की रैली का लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। बाकी चर्चाएं आप लोगों से लगातार संपर्क रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं। आज सिर्फ हमारा मुख्य फोकस जो है 12 तारीख को जो माननीय हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जबलपुर में आ रही है, वही आज का फोकस है। और वहीं से 12 जून के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव का बिगुल बज जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। विक्रांत सिंह घुरिया से जब पूछा गया कि हिजाब का मामला और धर्मांतरण का मामला दमोह में सामने आया है, ये संख्या बढ़ रही है, तो उनका जवाब था यह तो भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है।
कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रकार का कार्य करती है। यही कार्य उसने कर्नाटक में किया था और यही कार्य वह अब मध्य प्रदेश में कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है और धर्मांतरण और हिजाब का मुद्दा उठाकर वह ध्यान भटका रही है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि नौशाद खान, आप महिला संरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और आपका ही एक नेता पास्को एक्ट में के प्रकरण में जेल में गया है, उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो उनका कहना था कि ये इनका काम कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, वह तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनसे संपर्क में था। जबकि नौशाद खान कांग्रेस के विभिन्न पदों का दायित्व निभा चुके हैं और अभी भी जब लाडली बहना योजना के तहत जो कांग्रेस की एक योजना प्रारंभ हो रही है, जो योजना सामने आई है जिसमें वह नारी सम्मान की योजना कह रहे हैं, उसके फॉर्म भरवाते हुए उनके पोस्टर वीडियो भी वायरल हुए थे और जो सामने आए थे। अनेक कांग्रेस के नेताओं के साथ नौशाद खान के वीडियो और फोटो उपलब्ध हैं जो सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हो रहे हैं। क्या कहा है विक्रांत सिंह भूरिया ने जवाब में, आई सुनते हैं। अभी ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें एफआईआर भी दर्ज करने का चल रहा है और जहाँ तक इस पूरे मामले की है तो अभी छानबीन चल रही है, क्योंकि बीजेपी ये प्रयास कर रही है। जिस तरह से मैं कर्नाटका में कोई उनके पास मुद्दा नहीं था, सिर्फ हिजाब का मुद्दा लेकर आई है और वैसे ही मध्य प्रदेश में इस तरह के वो हथकंडे अपनाएगी, जिस तरह से जो धार्मिक सौहार्द है उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। और मध्य प्रदेश में एक ही मुद्दा है आज, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी फैली है, उसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। सर, आपने नारी सम्मान योजना के फॉर्म की बात की। कुछ दिन पहले नारी सम्मान योजना का फॉर्म भरने का दावा कर रहे एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो महिला से नाबालिग से छेड़छाड़ में पकड़े गए, तो उस पर आपका क्या कहना है? जिसका पासपोर्ट के साथ कार्रवाई मीडिया प्रभारी भी हैं, नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला उसको बनाया, वो झेल गए। उसमें वो कोई प्रभारी नहीं है। 2018 में ही कार्रवाई हो गई थी और पार्टी से निष्कासित हो चुके थे। वो अभी हमारे किसी तरह से सदस्य नहीं है। लगातार अभी के कार्यक्रमों में वो दिखलाई दिए ना, नहीं किसी पद पर नहीं है, लेकिन कार्यक्रमों में अभी भी कार्यक्रमों और बैनरों में वो दिखलाई देते हैं। कोई भी व्यक्ति आकर किसी के पास फोटो खिंचवा सकता है। वीडी शर्मा जी के साथ जो कृषि घोटाला हुआ, 10 के 10 लोग भ्रष्टाचारी उनके साथ थे, तो ये भार्गव जी के उनके साथ फोटो है। तो मैं चाहूंगा अभिषेक भार्गव जी से भी आप सवाल करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दमोह जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने विक्रांत सिंह भूरिया को जवाब दिया है। उनके बयान की निंदा करते हुए उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया है। अभी कांग्रेस नेता ने एक प्रश्न के जवाब में कहा है कि धर्मांतरण और हिजाब का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है चुनाव को लेकर। क्या कहें? देखिए, कांग्रेसियों के पास अब कोई विषय बचा नहीं है। कांग्रेसियों को इस देश ने और इस प्रदेश ने नकार दिया है। अब जो भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी देश की संस्कृति को लेकर, देश की संस्कृति को बचाने का जो काम कर रही है, तो निश्चित ही कांग्रेसी इससे बौखलाए हुए हैं और कांग्रेसी किसी भी प्रकार के कोई भी अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी पर मढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, आप सबके माध्यम से ही इस दमोह में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चली। उस पोस्ट में हिंदू बच्चियों को जो नकाब पहना करके और उनकी फ़ोटो डाली गई, तो निश्चित ही यहाँ के दमोह के जागरूक युवाओं ने उसे सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान में लिया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने संज्ञान में लिया और उसकी तुरंत ही जांच करवाने का काम किया। तो उस जांच में जो जांच समिति बनी, उस जांच समिति ने स्पष्ट किया है कि वहाँ पर पाठ्यक्रम से अलग हट कर के वहाँ सामग्रियाँ मिली हैं। तो स्कूल में पाठ्यक्रम से हटके जो सामग्रियाँ मिली हैं, तो निश्चित ही वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली सामग्रियाँ हैं। और उस पर जब जांच हुई तो आज के ही भास्कर पेपर में मैंने पढ़ा है,
उस भास्कर पेपर में धर्मांतरण जैसा विषय भी उसमें खुलकर के सामने आया है। वहाँ पर पढ़ाने वाले टीचरों ने जो अपना धर्म बदला है, तो निश्चित ही किसी न किसी दबाव में या किसी न किसी लोभ लालच में उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है। और ये धर्म परिवर्तन जैसा काम यदि किसी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है तो निश्चित ही उस संस्था पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस संस्था को बंद किया जाना चाहिए। और मैं ऐसे जो धर्म विरोधी लोग हैं, जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, धर्म विरोधी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप सुधर जाइए। इस देश में यदि आप इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे तो निश्चित ही, अभी तो आपको पूरे देश भर से नकारा है, कुछ राज्यों में आपकी सरकारें हैं, निश्चित ही बहुत जल्दी आपको उन राज्यों से भी अलग हो जाएंगे, आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए आप जो धर्म का नहीं हुआ वो कहीं का नहीं हो सकता है। इसलिए आप धर्म के साथ रहिए और धर्म के साथ सभी संप्रदायों का हम लोग भी सम्मान करते हैं, हम लोग भी सभी संप्रदायों को भारतीय धर्म, देश के लिए बढ़ाने का धर्म, जोड़ने का धर्म है। यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब भारत माता की संतान है। आप देखो उत्तर प्रदेश में मोदी जी के लिए ये कहा जाता था कि ये कट्टर हिंदू है, ये ऐसे हिंदू वैसे ही, लेकिन भाई कौन हल्ला कर रहा है, तो डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा। आप देखो एक से गुंडे थे, वो सभी समाजों के थे, गुंडों की कोई जात नहीं होती, लेकिन वहाँ सारे मुस्लिमों ने आगे बढ़ करके निकल करके और मोदी जी का जयकारा लगाते हुए सरकार बना दी और विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड पैदा किया कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। हम इंसान हैं, हम अमन चैन पसंद करते हैं। माताओं और बहनों के सामने उसे कभी ना कभी आत्मग्लानि होगी और हो सकता है वो शराब छोड़ भी दे। इस तरह की संवेदनशील सोच हमारी मातृशक्ति के प्रति केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है। कांग्रेस के राज में हमेशा नारियां असहाय नहीं रही हैं, बेटियां बोझ थी, लिंग अनुपात अगर हम देखते तो बहुत बदतर स्थिति में था और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध चरम सीमा पर थे। वो अपराध इतने ज़्यादा थे कि महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल था। उसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस के राज में अपराधियों पर कोई रोक नहीं था। अगर कोई अपराध करता था तो उन पर उचित कार्रवाई नहीं होती थी, जिससे उनको बहुत शय मिलती थी। ना महिलाओं के पास रोजगार के अवसर थे, ना निर्णय लेने की क्षमता थी। और अगर हम बाल विवाह का प्रतिशत देखें तो 57% से अधिक बाल विवाह का दर था उस समय। महिलाओं के हर निर्णय, हर सोच को दरकिनार कर दिया गया था। और वर्तमान में वही कांग्रेस महिला सम्मान की बात करती है, महिला सम्मान की योजना चालू कर रही है और नारी सम्मान की योजना करने वाली योजना का दम बनने वाली है कांग्रेस। महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में नया फरेब का व्यापार चालू कर रही है। अभी हमने हाल ही में दमोह की घटना देखी है। आप सभी को भी पता होगा कि कांग्रेस का युवा नेता नौशाद खान एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया। उसके ऊपर पास्को एक्ट का मामला दर्ज है और उसी नौशाद खान को कांग्रेस ने प्रशस्ति पत्र दिया हुआ था। तो कांग्रेस की यह आदत है कि वह आपराधिक मानसिकता के लोगों का सम्मान और नारियों का अपमान करती है। कांग्रेस के फरेब से हमें निश्चित ही सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण किया है। बेटी को जन्म से अभिशाप से वरदान बनाने वाले लेती है, इसके लिए हमें अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिवादन काम नहीं किया है। बेटी की एक सोच हुआ करती थी, एक अजल की बेटी की, कि नाम वंश का मुझसे चलेगा, थोड़ी सोच बदल कर देखो, चौथे पहर की लाठी बनकर मैं भी दूंगी जीवन का। आज इस सोच को अगर किसी ने पंख दिए हैं तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज स्थानीय निकाय चुनाव में 30% का, अन्य भर्तियों में 33% का आरक्षण दिया गया है। कांग्रेस है कि अपने अकाउंट, सिम कार्ड, आधार कार्ड जैसी जानकारी बिल्कुल आप कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के हाथ में ना दें, वरना वो हमें एक साइबर फ्रॉड में भी फंसा सकती है, जिसके लिए अभी हाल ही में हमारी प्रदेश लाडली बहना को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया है।
किस प्रकार का सम्मेलन है, क्या है आपका? आज दमोह विधानसभा में लाडली बहना योजना सम्मेलन किया गया है। इसमें हमने दमोह विधानसभा की सभी मातृशक्तियों को, हमारे दमोह विधानसभा के 5 मंडल अध्यक्ष, हमारे मंडल के पदाधिकारीगण और एवं अन्य मातृशक्तियों को सम्मिलित किया है। इसमें हम उनको लाडली बहना योजना के लाभ बता रहे हैं और इसके साथ ही जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और इसमें हम उनको कांग्रेस की जो नारी सम्मान योजना है उसके बारे में भी बता रहे हैं कि वो किस तरह झूठ और फरेब का एक पुलिंदा है। क्योंकि अभी हमने हाल ही में जो घटना देखी है दमोह में नौशाद खान वाली, कांग्रेस युवा नेता के द्वारा जो एक बच्चे के साथ छेड़खानी का केस हुआ है, तो हम महिलाओं को अवगत कर रहे हैं कि अगर वो अपने जैसे गोपनीय डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अगर इस तरह से इनके हाथ में देंगी तो कल के दिन कोई भी घटनाएं हो सकती हैं। और इसके साथ ही हमने अभी जैसे जो हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं को जो योजनाएं दी जा रही हैं तो हम उनको ये बता रहे हैं कि जब कांग्रेस का राज था तो महिलाएं कितनी असहाय थीं और जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है तो आज हमारी महिलाओं का जीवन कितना स्वाभिमान का बन गया है। आज वो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, आज उनके पास रोजगार के अनेक अवसर हैं, आज वो हर क्षेत्र में आगे हैं। क्योंकि जैसे स्थानीय निकाय चुनाव में जैसे मैंने बताया था अभी पूर्व में भाषण में कि 50% का आरक्षण दिया गया है। आज हमारी महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में पूर्णतः सशक्तिकरण के दौर में आ चुकी हैं और अपने पद पर बैठकर वो निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इतनी अच्छी है और इतना अच्छा यहाँ का माहौल है, आचरण इतना अच्छा है कि महिलाएं स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सकती हैं। और वहीं हमने यहाँ पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जानकारी दी है जहाँ पे महिलाओं का अपमान करना उनकी एक मानसिकता है। तो बस इसी उद्देश्य को लेकर आज हमने लाडली बहना योजना का सम्मेलन किया है कि हम अपनी माताओं और बहनों को सभी जानकारियां दे सकें ताकि वो कोई साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो और वह यह समझें कि उनका हित भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में ही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर है तो महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की सुरक्षा है, वरना आगे जाके क्या अंजाम होगा ये हम सोच सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्व भर में विविध प्रकार के आयोजन किए गए। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया गया। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह जिला जेल में एक आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में बंदी उपस्थित थे। तो वहां उपस्थित थे जेल के उप अधीक्षक CL प्रजापति, ऋषि शुक्ला जो कि जेल के शिक्षक हैं, और बंदियों ने इस अवसर पर प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। आइए लेके चलते हैं हम आपको जिला जेल दमोह में, जहां आप देखिए किस प्रकार यहाँ संकल्प भी है और संरक्षण और संवर्धन के लिए संदेश भी है। पर्यावरण के प्रति कितने चिंतित हैं और किस प्रकार का वो चिंतन मनन कर रहे हैं। हम यहाँ बताया जाता है कि पौधे तैयार किए जा रहे हैं और पौधों को रोपित करने के लिए अब विभिन्न जगह पर भेजा जाएगा। जीवन है, एक बार और ताली बजाओ। विद्यमान है, पांचों तत्व जो है पर्यावरण में विद्यमान है। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है। सामाजिक दायित्व के साथ नैतिक दायित्व। जिस तरह से हम मंदिर में जाकर के अपने लिए कुछ मांगते हैं, इसलिए हमें मंदिर में जाके हमें अपने देश के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, वायु प्रदूषण बचाने के लिए इस सब ये मांगना चाहिए ईश्वर से कि ईश्वर इस तरह की हमें शक्ति दो कि हम इस काम को सफल कर सकें। आइए श्री राज। हम पहले अपना सोचते हैं फिर किसी का सोचते हैं, ये एक कड़वा सच है, इसे मानना चाहिए। लेकिन गलती ये होती है, हम सोचते हैं कि जो हमारा हित है, जो हमारा स्वार्थ है, जो हमारा हित है वो कुछ और है, समाज का हित कुछ और है, सृष्टि का हित कुछ और है, देश का हित कुछ और है। ये बहुत बड़ी गलती है। हमारा हित, सृष्टि का हित, समाज का हित ये अलग अलग नहीं है, ना ही एक दूसरे से टकराते हैं, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर आपको टकराते हुए दिखते हैं तो माने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती हो रही आती है। वो बात मैं आपको साबित करना चाहता हूँ कि आप समझें कि यदि आप पर्यावरण बचाते हैं तो आप अपने हित में कैसे काम करते हैं।
आप जेल में आए हैं, देखिए जेल में मैं कितनी भी अच्छी बात करूं, सबका दिमाग इस पे है कि मैं कैसे इस फाटक से बाहर निकलूं। क्लियर, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं भी ये सोचता हूँ, हम सभी ये सोचते हैं कि इस फाटक के बाहर से चलिए। इसके लिए हम नाना उपाय करते हैं, वकील भी करते हैं, ये सब करते हैं। हनुमान जी के सामने जा कर के मत्था भी टेकते हैं, अपने भगवान मनाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, सारे कर्म करते हैं। लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं, एक चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है, हनुमान जी को आप मनाते हैं, ये जो प्रकृति है, जो कि पर्यावरण ही है, ये जो प्रकृति है, ये ईश्वर का साकार रूप है। आप इसका निरादर करके इसको कष्ट पहुंचा करके आप सोचते हो आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हो। एक तरफ तो आप भगवान की पूजा कर रहे हो, दूसरी तरफ पानी वेस्ट किए जा रहे हो। आप कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हो? पानी चंद्रमा है, चंद्रमा का कारकत्व तो पानी में है। चंद्रमा कौन है? जिसे शिव जी अपने मस्तक पे बड़े प्यार से धारण करते हैं। शिव जी को जो प्रिय है, उसका जो प्रिय है, उसका आप निरादर कैसे करना चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ, पर्यावरण के लिए यदि आप कुछ करते हैं तो वह पूजा है। और ये जो पूजा करते हैं, ये कितनी स्वीकार होगी इसका नहीं पता है, लेकिन वास्तव में यदि पर्यावरण के लिए आपके मन में प्रेम है तो वह पूजा कारगर है, कार्य करती है। यह प्रकृति साकार ईश्वर है। मैं आपको कहता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, आप उस अवस्था में पता नहीं है या नहीं, मुझे इस प्रकृति के ईश्वरत्व का हमेशा आभास होता है। यह प्रकृति साकार ईश्वर है। शायद न मिल पाए, कहाँ तक जाएंगे आप? कितनी गहराई तक जाएंगे? आप पानी तो खर्च किए जा रहे हो। एक बैलेंस है कि आप पानी को रिचार्ज करो और पानी को खींचो, वो बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस बिगड़ गया है। आप जितना पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं, उतना पानी ज़मीन में पहुंच नहीं रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि वाटर लेवल गिर रहा है। आप ये सोचिए, पिछले 100 साल में या 50 साल में पानी का लेवल जितना गिरा है, कम से कम हमारा जो इतिहास है 50,000 साल से तो आराम से मनुष्य का इतिहास मिल रहा है। ठीक है, अगर 50,000 साल में नहीं तो मैं 10,000 साल की बात करता हूँ, नहीं तो 5,000 साल की बात करता हूँ, जब से ढंग से खेती हो रही है। अगर उन लोगों ने पानी को इसी तरह निर्ममता पूर्वक व्यय किया होता तो आज आप होते कहाँ? आप 50 साल में आपने इतना पानी खर्च कर लिया, इतना वाटर लेवल गिरा लिया। अगर इस तरह से वो कर रहे होते तो आज आप पानी कहाँ पाते? तो उन्होंने एक जिम्मेदारी निभाई जो कि नैतिक कर्तव्य है। सर जी ने कहा कि ये नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने वह नैतिक कर्तव्य निभाया जिसके कारण आज आपको पानी उपलब्ध है। अब आप वह नैतिक कर्तव्य निभाएं जिसके कारण आपकी संतति को पानी उपलब्ध हो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हो सकता है आप एड हॉक अरेंजमेंट करके अपना जीवन पार कर जाएं, फिर आपकी संततियाँ भी यहीं रहनी है इसी धरती पर। उनके लिए पानी कहाँ से आएगा? क्या आप उनके लिए नहीं सोचना चाहते? आप उनके लिए घर बनाते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, ये फंड वो फंड सब व्यवस्था करते हैं, और पानी जो कि जीवन का मुख्य आधार है, आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते। जब तक इस देश में रहो इसलिए ऐसा नहीं सोच रहा कि हमें यार ये किस काम की बात है, यहाँ तो हमें 2 डब्बा पानी से मतलब है। नहीं, इस जेल से बाहर जाके जो तुम रहोगे तब भी ये तुम्हारे लिए उपयोगिता है। ठीक है, तो पर्यावरण का पर्यावरण ही प्रकृति है, और प्रकृति और ईश्वर एक दूसरे से अभिन्न हैं। जैसे मैं पूछना चाहूँगा, आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि भगवान है? हाथ खड़ा करिए। और ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं भगवान नहीं है? ऐसा है कोई? हाँ, खड़े कर सकते हैं कि भगवान नहीं होते। कौन कौन ऐसा मानता है? चलिए, एक जन है और ठीक है। तो मैं देखिए, भगवान होते ही हैं। प्रकृति से हम समझें तो भगवान का जो फुल फॉर्म होता है, जैसे प्रकृति में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ऐसे जो भगवान शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो भा से भूमि, गा से गगन, फिर वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। तो ऐसे भगवान का संधि विच्छेद करें तो ये 5 तत्व आते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये हार्ट के लिए कुछ पौधे लगाते हैं हम लोग। तो साहब का अगले 30 जुलाई में नवाचार ये है कि शायद सभी विभागों को 10-10, 20-20 पौधे दें या मकान में रह रहे हैं, बल यहाँ आपने अवसर देखा कि यहाँ मुझे अवसर मिला, खुद है मंदिर है, ना यहाँ गाय बांधना, ना नौकरी करना, ना मिल जाना, ना कुछ काम नहीं मिला। भक्ति का काम है।
परहित का काम है। आर्थिक पौधे तैयार करना, पर्यावरण के लिए सोचना, ये सब करना आप अपने जीवन की मंजिल प्राप्त कर रहे हैं। एक फलदार वृक्ष लगाना 10 यज्ञों के बराबर है। एक आप फलदार वृक्ष लगा लेते हैं 10 यज्ञों के बराबर, और मैं तो कहता हूँ 1 करोड़ यज्ञ के बराबर, क्योंकि यज्ञ में एक बार खा के चले जाएंगे आदमी। ये पौधे बार बार वृक्ष फलते हैं और सैकड़ों पक्षी आते हैं उस पर, सैकड़ों पक्षी आते हैं, रोज भंडारा करके जाते हैं। तो आप जितने वर्ष तक उसकी आयु होगी उतने वर्ष तक आप यज्ञरत हैं। यज्ञ की परिभाषा ये है, परस्पर उपयोग का जो भी कार्य है वो यज्ञ कार्य है। परस्पर उपयोग में परस्पर लाभ का जो कार्य वो यज्ञ कार्य है। अभी तो कहना चाहिए ज़्यादातर लोग यज्ञ ही नहीं जानते यज्ञ क्या है। यज्ञ को तो ये जानते हैं जो हवन विधियां हैं, ये देवताओं को भोजन पहुंचाना, इसको यज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ नहीं है, ये तो हवन विधि है। यज्ञ तो भगवान कृष्ण ने गीता में 4 प्रकार के बताए। कर्म यज्ञ प्रथम, दूसरा धन यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ और चौथा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दमोह के जिला चिकित्सालय में भी वृक्षारोपण किया गया। राजेश नामदेव जो कि दमोह जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन हैं, उनके साथ आरएमओ डॉक्टर विशाल शुक्ला और साथ में सभी चिकित्सक यहाँ उपस्थित थे। सबने वृक्षारोपण भी किया और प्रकृति के यानी पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्प लिया। आज तो आप अच्छे लग रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक्स के एग्जांपल बता दीजिए, बताएं ऐश्वर्य, जो मन में है बोलो, बोलने से कोई उसमें निकलता है, सही आंसर भी आ जाता है। बोलो। प्लास्टिक नहीं है वो तो रबर है। सिंगल यूज प्लास्टिक डे टू डे लाइफ में आप पानी साफ करते हो, ईयरबड, प्लास्टिक के चम्मच से आइसक्रीम खाते हो, खाते हो ना, पानी की बोतल सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है उसका। बिल्कुल रिसाइकलिंग ना हो के रीयूज होती, रीयूज सबसे ज्यादा, और पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा कॉमनली आजकल इस्तेमाल होती है और उसकी वजह से मतलब रोज़ हज़ारों सैकड़ों मतलब लाखों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं। हर रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होती है, कोई गैस कर सकता है? टिश्यू पेपर। जहाँ रूमाल से काम हो सकता है वहाँ हम 5-5 टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए अगर 20 लोग बैठे हैं तो एक पेड़ कट गया उसी में, ठीक है? क्लियर है? तो बहुत सारे ओकेजन है, एक पंच में बहुत सारे काज कर रहे हैं हम। आज पर्यावरण दिवस मना लिया हमने। अंत में हम शपथ ग्रहण भी करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके पहले फोटो खींच लो भाई। आजा पीछे पीछे चलिए सर। सर एक बार देखो आप लोग, सर देखिए। खबर बनवाएंगे जैसे एक केला 5 हाथ, उसी तरह एक पेड़ 6 डॉक्टर। जवाब तुम हाथ कटाओ तो हमें ऊपर डालने पर दिए वाले ग्रुप का है ना, कि हमारे यहाँ पेड़ लगाया सर रीयूज कर रहे हैं आप आईवी स्टैंड का, देखा प्रूफ हो गई सर। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों वेस्ट मटेरियल का उत्सर्जन कम करेंगे, उनका पुनः उपयोग करेंगे।
उनको रिसाइकल कराने हेतु समर्पित रहेंगे। अनावश्यक विद्युत उपयोग को नियंत्रित करेंगे। जल संरक्षण हेतु अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। सोलर एनर्जी के उपयोग को घर एवं कार्यस्थल पर बढ़ावा देंगे। जैविक एवं अन्य कचरों को नहीं जलाएंगे। डबल साइडेड प्रिंटिंग को बढ़ावा देंगे। ऊर्जा संरक्षण हेतु एनर्जी एफिशिएंट बल्ब एवं अन्य उपकरणों का उपयोग करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। इको फ्रेंडली स्टेशनरी का उपयोग करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उपयोग समझेंगे एवं उपयोग करेंगे। ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार करेंगे। रेस्टोरेंट इत्यादि में टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से बचेंगे। जय हिंद। थैंक यू। इसी क्रम में गायत्री परिवार ने वृक्ष गंगा अभियान के तहत एसपीएम नगर में वृक्षारोपण किया। बड़ी देवी मंदिर है वहां पर, वो देवी मंदिर के परिसर में वृक्षारोपण किया है गायत्री परिवार के द्वारा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ। तो देखते रहिए डीके अनाथ न्यूज। नमस्कार।